हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संपूर्ण क्रांति का VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जी हाँ, इस वीडियो में जितना भी आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है एक ही वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने तो प्लीज आप उसको नोट कीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जब तक आप नोट नहीं करेंगे, स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे तो दोस्तों ये वीडियो देखने का आपको कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो प्लीज आप एक एक प्रश्न को ध्यान से मेरी बातों को सुनिए और हो सके तो स्क्रीनशॉट या फिर नोट जरूर कीजिए। तो जैसे कि आप सबको पता है, हिंदी क्लास 12 का तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक का नाम है जयप्रकाश नारायण। सबसे पहला आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि संपूर्ण क्रांति जो है वो है क्या, और संपूर्ण क्रांति के बारे में यानी कि ये जो है भाषण है। पहले मैं आपको बता देता हूं, संपूर्ण क्रांति जो है वो भाषण है। आपको प्रश्न पूछा जाता है कि संपूर्ण क्रांति क्या है, भाषण है, निबंध है, एकांकी है, कहानी है। तो आपको राइट आंसर लगाना है कि संपूर्ण क्रांति जो है वो भाषण है। और ये जो भाषण है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया है। जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या होता है अगर आपको पूछा जाए तो जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम बाउल होता है। और जयप्रकाश नारायण बड़े होकर के किस नाम से फेमस होते हैं, तो जेपी के नाम से फेमस होते हैं। जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण। ठीक है, और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि भी मिलते हैं, इसलिए जयप्रकाश नारायण का जो पूरा नाम होता है वो होता है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। तो ध्यान रखिएगा, ये सभी प्रश्न आपको पूछा जाता है। एक और यहाँ पर प्रश्न बनता है कि संपूर्ण क्रांति जो है वो क्या है, तो संपूर्ण क्रांति जो है टोटल 8 क्रांति को मिलकर बनता है। आर्थिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति, इस तरह करके 8 क्रांति मिलकर के बनता है संपूर्ण क्रांति। ये संपूर्ण क्रांति जो भाषण है वो पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, ये जो संपूर्ण क्रांति जो भाषण है वो कहां पर दिया गया था, पटना में गांधी मैदान में। वहीं पे 5 जून 1974 को यह भाषण दिया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सभी क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज मेरी बातों को सिर्फ ध्यान से सुनिए। 100% आपको सारा प्रश्न जो है यहीं से एकदम याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न आपका यही बनता है कि संपूर्ण क्रांति का सारांश को लेकर। सारांश का मतलब होता है कि जो संपूर्ण क्रांति चैप्टर है उससे आपने क्या समझा, ये चैप्टर आखिर क्या कहना चाहता है, उसको आप शॉर्ट में बताइए, यानी कि बहुत ही कम शब्दों में बताने का प्रयास कीजिए। तो चलिए हम लोग प्रयास करते हैं। पाठ का सारांश। संपूर्ण क्रांति जो शीर्षक है वो जो है 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में जो जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो भाषण दिया गया था उसी का एक छोटा सा अंश या फिर कह सकते हैं कि एक छोटा सा भाग है जिसको हम लोग संपूर्ण क्रांति के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में जो भाषण दिया गया था उसी का एक छोटा सा टुकड़ा है ये संपूर्ण क्रांति जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, संपूर्ण क्रांति जो है वो भाषण पुस्तिका के रूप में प्रकाशित है, यानी कि विख्यात है। तो मैंने अभी आपको कहा कि संपूर्ण क्रांति जो है वो भाषण पुस्तिका के रूप में क्या है, प्रकाशित है। अपने भाषण में जयप्रकाश नारायण ने युवाओं को संकेत देते हुए कहा है कि हमें स्वराज्य तो मिल गया है। ये बात क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि जयप्रकाश नारायण जो है वो ज्यादा युवा के लिए मतलब कि बहुत ज्यादा एक प्रकार का बोल सकते हैं इंस्पिरेशन था। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण जो है अपने भाषा के माध्यम से ज्यादातर युवाओं को संकेत दिया है कि हम लोगों को जो है स्वराज्य तो मिल गया है, लेकिन सुशासन के लिए अभी भी हम लोगों को काफी संघर्ष करने की जरूरत है। भाषण के दौरान उन्होंने नेहरू जी का उदाहरण दिया। नेहरू जी कहते थे कि सुशासन के लिए देश की जनता को अभी मिलो जाना है, यानी कि बहुत दूर जाना है। किसके लिए, सुशासन के लिए। तो कौन कहता है ये कहता है जयप्रकाश नारायण कि हमें तो स्वराज्य मिल गया है। किससे कहता है, नौजवानों से कहता है, युवाओं से कहता है कि हमें तो स्वराज्य मिल गया है, लेकिन सुशासन के लिए अभी भी हम लोगों को बहुत ही ज्यादा संघर्ष करने की जरूरत है। अब अगला लाइन कहता है, वो आगे कहते हैं कि मेरे भाषण में क्रांति के विचार होंगे, मेरे भाषण में क्रांति के विचार होंगे जिन पर आपको अमल करना होगा, लाठियां खानी होगी। यह संपूर्ण क्रांति है। और वैसे ही जो हमारे भगत सिंह लाना चाहते थे, यानी कि ये कहना चाहते हैं कि जो भगत सिंह इस क्रांति को लाना चाहते थे तो उसमें जो है आपको इस तरह का दिक्कत होगी, यानी कि आपको मेरी बातों को विचार जो होंगे उस पर आपको अमल करना पड़ेगा। हो सकता है इसके लिए आप लाठी भी खाएं, और यही है आपका संपूर्ण क्रांति। और यही कौन लाना चाहते थे, बिल्कुल भगत सिंह लाना चाहते थे। स्वराज्य से जनता करा रही है, भूख, महंगाई और भ्रष्टाचार, रिश्वत, अन्याय, यही आज यह फैला हुआ है। यानी कि स्वराज्य से जो है जनता वो क्या करा रही है, जो भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, रिश्वत है, ये सभी जो है आज फैला हुआ है। ये सभी चीज कौन बोलता है, ये सभी चीज जो बोलता है वो है जयप्रकाश नारायण, जो कि भाषण में बोलता है। ठीक है, शिक्षा पाकर व्यक्ति ठोकर खाता फिर रहा है,
यह नारे तो लगते हैं पर गरीबी हटती नहीं, गरीबी हटाओ नारे तो लगते हैं लेकिन गरीबी हटती नहीं। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ पर बनता है कि गरीबी हटाओ का जो नारा है वो किसने दिया था, तो ध्यान रखिएगा गरीबी हटाओ का जो नारा है वो इंदिरा गांधी ने दिया था। तो ये जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, भूख है, महंगाई है, रिश्वत है, सब कुछ है, अन्याय सब कुछ यहाँ पर फैला हुआ है। और यहाँ पर बोलता है कि गरीबी हटाओ लेकिन गरीबी ही नहीं हटती। ठीक है, भाषण में दिनकर जी की कविता और उनके निधन की चर्चा भी की जाती है, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी जो कविता है उसकी भी चर्चा की जाती है और उनके बारे में, उनकी मृत्यु जो हो गई है उसके बारे में भी भाषण में चर्चा की जाती है। वो नई जिम्मेदारी की चर्चा करते हुए विद्यार्थियों का आह्वान करते हैं, मात्र जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व से काम नहीं चलेगा। वो कहते हैं कि सिर्फ मेरे नेतृत्व से ये सभी काम नहीं हो पाएगा, आपको अपना नेतृत्व संभालना पड़ेगा, आपको अपना कंट्रोल जो है संभालना पड़ेगा। उन्होंने कहा भविष्य आपके हाथों में है, यानी कि ये किससे कहता है, युवाओं से कहता है, नौजवानों से कहता है कि ये जो भविष्य है, फ्यूचर जो है वो आप लोगों के हाथों में है, आप जैसे बीज बोएंगे वैसा ही आपका देश बनेगा। यानी कि अगर आप सही तरीके से चलते हैं तो देश भी आपका सही चलेगा। आप अगर धर्म पे गिर जाते हैं कि मेरा ये धर्म है, वो है, दिस दैट, इस तरह से आप अगर गिर जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है देश को पीछे कर रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। यानी कि संपूर्ण देश जो है वो आपके हाथों में, भविष्य जो है वो आपके हाथों में, आप इसको जैसे चाहे वैसे संवार सकते हैं। ठीक है, वहां उन्होंने यह भी घोषणा की कि मैं सब बात सुनूंगा पर फैसला मेरा ही होगा, यानी कि मैं सबका सुनूंगा लेकिन फैसला जो है वो मेरा ही होगा। ऐसे कहा भी जाता है कि सुनो सबकी लेकिन करो अपना। यदि ऐसा नहीं हो सका तो आपस के झगड़े में, बहसों में हम पता नहीं किधर बिखर जाएंगे। अपने भाषण के दौरान वे अपने छात्र जीवन के बारे में बताते हैं कि आईएससी पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए हिंदू विश्वविद्यालय के बावजूद अमेरिका में पढ़ाई पूरी करनी पड़ी। समझ गए, यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय था लेकिन इसके बावजूद जो है उन्हें कहाँ जाना पड़ा, अमेरिका में, वहां पर जाकर के उन्हें पढ़ाई पूरी करनी पड़ी। कारण यह था कि हिंदू जो विश्वविद्यालय था अंग्रेजी के फंड से चलता था। किससे, अंग्रेजों की फंड से चलता था। और अमेरिका में पढ़ाई के दौरान वेटर का काम किया। किसने किया, यानी कि जयप्रकाश नारायण ने अमेरिका में वेटर का काम किया और बर्तन साफ किया, लोहे के कारखाने में काम किया पढ़ाई के दौरान ही। इसके साथ साथ उन्होंने पढ़ाई भी की। इतने कठिनाइयों से जो है वो अपने पढ़ाई को पूरी की। ठीक है, वे इंदिरा गांधी जी की चर्चा करते हैं। उनके अनुसार उनकी जो लड़ाई है वो किसी व्यक्ति से नहीं है। ऐसे भी अगर अभी कोई भी सरकार के खिलाफ बोलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सरकार के खिलाफ है, वो उसकी नीति के खिलाफ है, यानी कि जो वो काम करता है। अब जैसे कोई अगर मोदी जी से नफरत करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मोदी, वो क्या, उसका नीति जो उसका काम है उससे हो सकता है उसको पसंद नहीं है। ठीक है, तो वो इंदिरा गांधी जी की चर्चा, अब जैसे महंगाई है तो यहाँ पर अगर कोई कुछ बात, इतना महंगाई में कोई कुछ बोलता है तो ऐसा नहीं कि वो उसके खिलाफ है, वो किसी उसके नीति के खिलाफ है कि आखिर इतना महंगाई क्यों है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी जी की चर्चा करते हुए कहते हैं कि वो इंदिरा गांधी जी के खिलाफ नहीं है बल्कि उनकी नीति के खिलाफ है, उनकी जो गलत नीति है उसके खिलाफ है, उस सिद्धांतों से है। ठीक है, उनके गलत कार्यों से है। अपने ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वे संपूर्ण क्रांति चाहते हैं। कौन चाहते हैं, बिल्कुल जयप्रकाश नारायण चाहते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का सारांश बनता है इस चैप्टर का। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि हो सके तो आप उसको नोट जरूर कीजिएगा। चलिए, अब ये सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बस मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। अगर क्वेश्चन नहीं बनता तो उसको नोट जरूर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे, यानी कि आंदोलन का जो नेतृत्व था उसके संबंध में जयप्रकाश नारायण का क्या विचार था और आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पर स्वीकार करते थे, और आंदोलन का जो नेतृत्व है वो कौन से शर्त पर, कौन से कंडीशन पर स्वीकार करते थे। समझते हैं हम लोग, आंसर देखते हैं। आंदोलन के नेतृत्व के विषय में जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण के विचार थे कि सब सलाह ली जाएगी, सबकी बात सुन ली जाएगी, छात्रों की बात तो अधिकाधिक सुनी जाएगी, जितना भी समय होगा उनके साथ बिताया जाएगा, उनसे बहस भी की जाएगी, उनके बातें समझी जाएंगी और अधिक से अधिक समझने का प्रयास भी किया जाएगा, जन संघर्ष समिति की बात भी सुनी जाएगी, समझी जाएगी, पर फैसला जो है वो मेरा, फैसला एक, वो भी किसका, मेरा ही होगा। यानी कि वो यही शर्त रखना चाहते थे। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही कहा कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के यही विचार थे कि लोग चाहे जितना भी बोले उसकी बात को बिल्कुल सुना जाएगा, उसका बहस को सुना जाएगा, उससे बहस भी किया जाएगा, उसकी बातों को अधिक से अधिक समझने का हम लोग प्रयास भी करेंगे, जो भी समिति होगा उसका भी बात सुनेंगे, लेकिन फैसला जो है वो किसका होगा, मेरा ही होगा। ये कौन कहता है, जयप्रकाश नारायण कहता है। सबको इस फैसले को मानना भी होगा, आपको भी मानना होगा। यहाँ एक बात साफ है कि जयप्रकाश नारायण ने साफ कहा था कि आंदोलन का जो संचालन है वो सबकी सलाह से होगा।
जहां की बहस भी होगी पर अंतिम फैसला जो है वो उन्हीं का होगा। बस ये जो यानी कि लेखक यानी कि जयप्रकाश नारायण जो है वो इतना ही कहना चाहते हैं कि हम सबका सुनेंगे, सबको सुनेंगे, लेकिन जो फैसला होगा अंतिम में वो मेरा होगा। यदि यह नहीं हो सका तो पता नहीं हम किधर बिखर जाएंगे, और यही कंडीशन शर्त लगा दिया, अगर ये नहीं होगा तो फिर हो सकता है कि हम लोग बिखर जाएं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 आपका, बापू और नेहरू यानी कि महात्मा गांधी और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जो है जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषण में किया, यानी कि उनके कौन सा गुण के बारे में, उनके कौन का गुण के बारे में, कौन जयप्रकाश नारायण जो है बापू और नेहरू के कौन सा गुण के बारे में उन्होंने उल्लेख किया, हम लोग समझते हैं। देखिए जयप्रकाश नारायण जी स्पष्ट कहते हैं कि जो काम गलत होंगे उनकी नीतियां गलत होगी। जयप्रकाश नारायण जी स्पष्ट कहते हैं जो काम गलत होंगे उनकी नीतियां जो है गलत होगी, वो उसका विरोध करेंगे। ठीक है, यानी कि कोई भी काम गलत होगा तो मैं उसका विरोध करूंगा। बापू में इतनी महानता थी, बापू मतलब महात्मा गांधी में इतनी महानता थी कि वे बुरा नहीं मानते थे, वो जल्दी बुरा नहीं मानते थे, वो हमें बुलाकर प्रेम से समझाना चाहते थे, समझाया भी है, समझाना तो चाहते ही थे और वो बहुत ज्यादा समझाया भी है। जवाहरलाल नेहरू बड़े भाई थे, वे उनको भाई ही कहते थे, उनका बड़ा स्नेह उनके ऊपर था, वे जयप्रकाश जी को मानते भी काफी थे, जयप्रकाश जी भी उनका बड़ा आदर करते थे, उन्होंने भी जयप्रकाश नारायण जी की आलोचनाओं का बुरा नहीं माना। ठीक है, और उन्होंने भी जो है जयप्रकाश नारायण जी अगर कोई भी आलोचना करते थे उसी पार्टी में करके, लेकिन उसको कभी बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो नीति के खिलाफ थे, ना ही आदमी के खिलाफ, यानी कि उसके कार्य के खिलाफ थे। अगर कोई गलत करता है तो, लेकिन वो आदमी के खिलाफ बिल्कुल नहीं थे। ठीक है, तो आपको ये चीजें समझ में आ गई, बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जो है जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषण में किया। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश नारायण जी के प्रमुख सुझाव क्या है, उन सुझावों से आप क्या समझते हैं, यानी कि चुनाव सुधार हो इसके बारे में जयप्रकाश नारायण जी जो सुझाव दिए हैं वो क्या है, और वो सुझाव आप यानी कि आप कितना एग्री करते हैं। ठीक है, हम लोग से पूछ रहा है कि आप कितना एग्री करते हैं, तो अभी आप लोग बताएंगे कि आप लोग कितना एग्री करते हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपको वहां साफ साफ लिख दिया जाता है कि विद्यार्थी अपने शब्दों में लिखे, तो अपने शब्दों में ही आपको लिखना, बस मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। जयप्रकाश नारायण जी मानते हैं कि आज के मतदाता को केवल इतना अधिकार ही प्राप्त है कि वह चुनाव में अपना मतदान कर पाता है। समझ रहे हैं, देखिए आज का मतदान को सिर्फ इतना ही अधिकार है कि वो जाकर के वोट दे दिया, बस सिर्फ वोट दे दिया और कुछ नहीं देखा, बस धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर वोट दे दिया कि ये बनेगा तो मेरा धर्म का सुरक्षा करेगा वगैरह वगैरह। तो जयप्रकाश नारायण जी आज के मतदाता को केवल इतना अधिकार ही प्राप्त है कि वह चुनाव में अपना मतदान कर पाता है, वोट दे पाता है, पर मतदान प्रक्रिया ना तो स्वच्छ और ना ही स्वतंत्र होती है, ना ही वो स्वच्छ होता है, ना ही वो आज़ादी होती है। किसी का परिसर पर, किसी का डर से, पैसा के लालच से और भी बहुत सारी चीज़ों के लालच से वो जो है मतदान कर बैठता है। ना उम्मीदवारी के चयन में मतदाताओं का हाथ रहता है, अपने चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधि पर उनका कोई अंकुश नहीं रहता है। जयप्रकाश नारायण जी इसमें परिवर्तन चाहते हैं, साथ ही चुनाव में जो रुपया जाति बाहुबल का प्रयोग होता है, जो मिथ्या भाषण और मिथ्याचरण होता है, यह भी समाप्त होना चाहिए। ये कौन कहता है, ये कहता है जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 आपके समक्ष, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है आपका, दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था, यानी कि दिनकर जी का जो निधन हुआ था वो सबसे पहले तो कहाँ पर हुआ था और उस समय परिस्थिति क्या थी वो आपको कहा जा रहा है। ठीक है, देखिए रामधारी सिंह दिनकर जी रामनाथ गोयनका, ध्यान रखिएगा, रामनाथ गोयनका के यहाँ मेहमान थे। ठीक है, तो दिनकर जी जो है वो रामनाथ गोयनका के यहाँ मेहमान थे, जो इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे। तो ये जो रामनाथ गोयनका थे वो क्या था, इंडियन एक्सप्रेस का मालिक था, और दिनकर जी जो है वही का मेहमान थे। रात को दिल का दौरा, 3 मिनट उनको अस्पताल पहुंचाया गया, रात को जो है दिल का दौरा पड़ा और 3 मिनट में उनको कहाँ पर पहुंचाया गया, अस्पताल में पहुंचाया गया। किसको, दिनकर जी को। गोयनका जी मतलब रामनाथ गोयनका जी ने उन्हें विलिंग इन नर्सिंग होम में भर्ती कराया। ठीक है, ये जो गोयनका जी जो है उनको विलिंग इन नर्सिंग होम में भर्ती भी कराया, सारा इंतजाम था वहां पर, सभी डॉक्टर सब तरह के औजार लेकर तैयार थे, लेकिन दिनकर जी का हार्ट फिर से जिंदा नहीं हो पाया, वही उनका निधन हो गया। ठीक है, यानी कि हॉस्पिटल में ही उसका जो है निधन हो गया। ध्यान रखिएगा, सभी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, तो अगर आपको पूछे कि दिनकर जी कहाँ का मेहमान था तो रामनाथ गोयनका के वहाँ मेहमान गए थे। ठीक है, जो कि क्या था, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे। और रामधारी सिंह की मृत्यु कैसे हुई थी, तो हार्ट अटैक से, यानी कि दिल का दौरा से। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, जयप्रकाश नारायण जो है
कम्युनिस्ट पार्टी में आखिर क्यों नहीं शामिल हुए। देखिए, जयप्रकाश नारायण ने लौटने पर सोचा था कि जो देश गुलाम है वहां के कम्युनिस्टों को हरगिज वहां की आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। जयप्रकाश नारायण जी जब लौटने पर सोचा था कि जब जो देश गुलाम है अभी वहाँ की जो भी कम्युनिस्ट होगा उसको हरगिज वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लड़ाई के नेतृत्व में बुर्जुआ क्लास के हाथ में रहता है। लड़ाई का जो नेतृत्व है वो किसके हाथ में, जो बुर्जुआ वर्ग के जो लोग रहते हैं उसी के हाथों में रहता है, पूंजीपतियों के हाथों में होता है। अतः कम्युनिस्टों को अलग नहीं रहना चाहिए। जेपी जो है यानी कि जयप्रकाश नारायण जो है वो स्वतंत्रता के यानी कि आज़ादी के दीवाने थे। वे आज़ादी चाहते थे। उनकी उस समय आज़ादी के लिए संघर्ष जो है कांग्रेस ही कर रही थी, यानी कि उस समय जो आज़ादी है उसके लिए कौन, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी तो कांग्रेस ही कर रही थी। अतः उन्होंने उसके साथ स्वतंत्रता संग्राम लड़ना प्रारंभ कर दिया, यानी कि शुरू कर दिया। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दें। इस अवधि में कौन कौन सी बातें आपको प्रभावित करती है, यानी कि जयप्रकाश नारायण का जो छात्र जीवन है और अमेरिका प्रवास है उसका आपको इंट्रोडक्शन देना है, परिचय देना है। और इस अवधि में जब वो उस समय गए थे छात्र जीवन में और अमेरिका प्रवास में, इस अवधि में जो है वो कौन सी बातों जो है हम लोगों को प्रभावित करती है इसको भी बताना है, अच्छे से बताना है। देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आपको 5 नंबर पूछा जाता है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए वे बताते हैं 1921 जनवरी के माह में, 1921 जनवरी के माह में पटना कॉलेज में आईएससी के छात्र थे। ठीक है, तो वो जो है अगर पूछा जाए कि वो आईएससी के छात्र कब थे तो ध्यान रखिएगा, आपको वैसे इंट्रोडक्शन भी इस चैप्टर का पढ़ा दिया गया है। ठीक है, लेखक परिचय आपको यूट्यूब पे सर्च करना है, 12 क्लास हिंदी चैप्टर 3 या फिर संपूर्ण क्रांति लेखक परिचय बाय तनु क्लासेस, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। लेखक परिचय में लेखक के बारे में सब कुछ बता दिया गया है, उनकी रचनाएं, उनके निबंध, उनका जन्म, उनका मृत्यु, उनके पिता का नाम, सब कुछ वहां पर बता दिया गया है। ठीक है, तो प्लीज आप लोग जाकर के देखिएगा। चलिए, तो वे बताते हैं 1921 जनवरी के माह में पटना कॉलेज में जो है वो आईएससी के छात्र थे। तो अगर आपको पूछा जाए आईएससी के छात्र कब थे तो ध्यान रखिएगा जनवरी महीने में 1921 में जो है वो कहां पर, पटना कॉलेज में। कहां पर, पटना कॉलेज में आईएससी के छात्र थे, यानी कि I.SC, जैसे कि आप लोग आईए हैं तो उसी तरीके से आईएससी के छात्र थे। अन्य छात्र भी थे, सबने ही एक साथ गांधी जी के आह्वान पर असहयोग किया, यानी कि सबने ही एक साथ गांधी जी के आह्वान पर क्या किया, असहयोग किया। फिर ढेर वर्ष पढ़ाई जो है ठप रही। वह साइंस के छात्र थे, अतः उन्हें फुलदेव सहाय वर्मा के पास भेजा गया। वहां प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग करके उनसे कुछ सीखा जाए। जयप्रकाश नारायण जी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु तैयार नहीं थे, वो जो है हिंदू विश्वविद्यालय में जाना नहीं चाहते थे क्योंकि विश्वविद्यालय को सरकारी मदद मिलती थी। फिर उन्होंने बिहार विद्यापीठ में आईएससी में परीक्षा दी और पास भी हो गए, और फिर उन्होंने बिहार विद्यापीठ में जो है आईएससी की परीक्षा भी दी और वो जो है पास भी हो गए। अमेरिका प्रवास, पिताजी मात्र रेवेन्यू असिस्टेंट थे। ठीक है, अमेरिका प्रवास जो पिताजी थे मात्र, उसका जो नाम था क्या था, रेवेन्यू असिस्टेंट थे। उनकी ऐसी हैसियत नहीं थी कि जेपी को, यानी कि जयप्रकाश नारायण को अमेरिका भेजा जा सके। किसकी हैसियत नहीं थी, यानी उसके पिताजी जो थे उसकी हैसियत नहीं थी। जेपी ने सुना था कि अमेरिका में मजदूरी करके भी लड़के पढ़ सकते हैं, यानी कि मजदूरी करके भी जो लड़का है वो भी पढ़ सकते हैं, ऐसा उन्होंने सुना था। अतः वो अमेरिका चले गए इसी बात को सुन करके। पर यह बात अनेक व्यक्तियों को नहीं भाई, क्योंकि उत्कृष्ट राष्ट्रीय चेतना के यह विपरीत था। उन्हें अमेरिका का दलाल बताया गया। उन्हें क्या बताया गया, अमेरिका का दलाल। वहाँ उन्होंने बगानों का काम किया, यानी कि बगान जो फुलवारी वगैरह ये करता है। ठीक है, तो उन्होंने जो है वहाँ पर बगानों का काम किया। जिस समय वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, छुट्टियों में काम करके इतना कमा लेते थे कि बड़े मजे से खा पीकर कुछ बचा भी लेते थे, कुछ कपड़े हेतु, कुछ फीस के लिए। बाकी हर दिन 1 घंटा रेस्टोरेंट में, होटल में या तो बर्तन धोए या फिर वेटर का काम किया। ये कौन किया, ये जयप्रकाश नारायण के बारे में बता रहे हैं। वो अमेरिका जाकर के इस तरह का काम करता था। ठीक है, जब बीए पास किया तो स्कॉलरशिप मिलने लगी। फिर 3 महीने बाद डिपार्टमेंट के असिस्टेंट भी हो गए, और 3 महीने के बाद जो है वो डिपार्टमेंट के क्या हो गए, असिस्टेंट हो गए। ट्यूटोरियल की क्लास भी लेने लगे। फिर जीवन थोड़ा आराम से कटने लगा और ट्यूटोरियल की क्लास भी करने लगे और जीवन जो है थोड़ा सा आराम से कटने लगा। किसका जीवन के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है जयप्रकाश नारायण के जीवन के बारे में। ठीक है, चीज़ें आपको समझ में आ गई। अगर आपको परिचय के बारे में, जीवन के बारे में, अमेरिका प्रवास के बारे में पूछो तो आपको बस यही देना है कि उसके पास पैसे नहीं था, वो जो है
हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं लेना चाहते थे, वो अमेरिका गए और मजदूरी किया, वेटर का काम किया, बगान का काम किया, रेस्टोरेंट में काम किया, उसको फिर बाद में असिस्टेंट बना दिया गया। फिर वो बहुत ही अच्छे से जो है काम करने लगे, खा पी करके बहुत ही मजे के साथ। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए, चाहे हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, सिर्फ होम साइंस को छोड़ करके बाकी सभी, सोशियोलॉजी का भी तैयार हो गया, ठीक है। तो जो भी सब्जेक्ट का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7667532320। बहुत ही कम प्राइस में जो है आपको सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल रहा है, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग जरूर ले लीजिए 7667532320। जो पीडीएफ आपको यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, जैसा भी आपको यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, बस वही जो है पीडीएफ आपको मिलेगा। आपको सिर्फ इस नंबर पे व्हाट्सएप पे एक बार मैसेज करना है, हाई लिख करके, जैसे भी हो 7667532320। बहुत ही कम प्राइस में जो है आपको सारा पीडीएफ दिया जा रहा है सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, पाठ के आधार पर प्रसंग स्पष्ट करें। यानी कि पाठ के आधार पर जो है इसको व्याख्या करने के लिए कह रहा है, इसको आपको समझाने के लिए कह रहा है, इसको समझाना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन है आपका, अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वो लोग दुश्मन है जो जनता के शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब जो भी लोकतंत्र का दुश्मन है तो वो क्या है, वो लोग दुश्मन है जो जनता की जो शांति है उसको भंग करता है, उस पर बाधा डालता है, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठियां चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। तो इनको जो है आपको व्याख्या करना है कि आखिर ये पंक्ति के माध्यम से क्या कहना चाहता है, ये प्रसंग के बारे, ये प्रसंग के माध्यम से जो है कवि या फिर लेखक क्या कहना चाहता है, समझते हैं। देखिए प्रस्तुत पंक्तियां जयप्रकाश नारायण के भाषण है, यानी कि ये जो पंक्ति है मैंने उसको पढ़ा अभी, कौ वाला को जो पढ़ा, ये क्या है, ये भाषण है, ठीक है, जो उन्होंने कब 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था, वहीं से लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा ये जो पंक्ति है वो कहाँ से लिया गया है, तो पटना के गांधी मैदान में 1974 में जो भाषण दिया गया था उसी से ये लाइन, ये पंक्ति लिया गया है जो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब पंक्ति के माध्यम से जयप्रकाश नारायण जी कहना चाहते हैं, उस समय जो सरकार थी उसकी नीतियों और क्रियाकलापों की आलोचना करते हुए जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि आज हम सभा भी नहीं कर सकते, आज हम सभा भी यानी कि मीटिंग भी नहीं कर सकते, सभा में आने वाले जनता को रोका जाता है, उन पर बल प्रयोग किया जाता है, उसको तो रोका भी जाता है, उन पर लाठीचार्ज यानी कि बल प्रयोग किया जाता है, फोर्सफुली उसको रोका जाता है। यही वास्तव में डेमोक्रेसी का दुश्मन है। और ये क्या है, डेमोक्रेसी का दुश्मन। डेमोक्रेसी में सभा करने का अधिकार जनता को प्राप्त है, डेमोक्रेसी में जो है सभा यानी कि मीटिंग कर सकता है, ऐसा लिखा है, लेकिन ये चीज रोका जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये डेमोक्रेसी का दुश्मन है। जो व्यक्ति शांति में कार्यक्रम में भी बाधा डालते हैं, वह कार्यक्रम में आने वालों को बंदी बनाते हैं, पर उन पर लाठियां बरसाते हैं। यानी कि जो कार्यक्रम करना चाहते हैं उन पर क्या करता है, शांति में कराने के लिए जो कार्यक्रम करते हैं, जो आंदोलन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो उन पर बिना मतलब का लाठीचार्ज, उसको रोका जाता है, लाठियां चलाता है। तो इसका मतलब है कि वो क्या, लोकतंत्र पर बाधा डाल रहा है, लोकतंत्र का दुश्मन है। उनका मात्र यही है, उनका मानना यही है कि वे सभा में जाते ही रहते हैं। अतः प्रजातंत्र के वास्तविक शत्रु जो है यही है। कौन, जो इसको रोकता है, जो भी मीटिंग को, सभा को रोकता है, ठीक है। अब दूसरा पंक्ति में जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं, व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है। व्यक्ति मतलब मैंने अभी आपको कहा कि उन्हें जो है इंदिरा गांधी से कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उनके द्वारा जो किया गया काम था उस वक्त में वही उसका प्रॉब्लम था, ठीक है। सिद्धांतों से झगड़ा है, उसकी नीतियों से झगड़ा है, उनके कार्यों से झगड़ा है, ना कि व्यक्ति से। तो व्यक्ति से बिल्कुल झगड़ा नहीं है। किससे झगड़ा है, उनका जो नीति है उससे, उसका जो सिद्धांत है उससे, या फिर उनके द्वारा जो किया गया कार्य है उससे। बताइए लेखक जो है इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, हम लोग समझते हैं। देखिए जयप्रकाश नारायण जी ने अपना पटना के भाषण में यही कहा था, आज जो कुछ देश में हो रहा है, ये कभी की बात है, ये 1974 की बात है, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण जी अपने पटना के भाषण में संपूर्ण क्रांति में यही कहा था कि आज जो कुछ देश में हो रहा है वो नीतिगत कम स्वार्थगत अधिक है। वो नीतिगत कम है, स्वार्थगत यानी कि वो नीति पॉलिसी कुछ नहीं है, वो अपने फायदे के लिए काम हो रहा है, ठीक है। उसके कर्ता धर्ता हमारे शासक है। इनके जो कर्ता धर्ता, इनको जो करने वाला है वो कौन है, हमारा शासक। श्रेष्ठ व्यक्ति है, उनके इशारे पर ही हो रहा है, वही उसके लिए पूर्ण उत्तरदायी है, जिम्मेदार है। यानी कि जितना भी घटना हो रहा है, गलत चीजें हो रही है, इसकी जो जिम्मेदार है वो कौन है, पूर्ण रूप से सरकार है, शासक है। यही उनके लिए जवाबदेही है, उसी को जवाब देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। आज पेट्रोल का दाम महंगा हो रहा है, डीजल का दाम महंगा हो रहा है, सारी चीज़ों की दाम महंगी हो रही है, तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। आप अगर सही से दिमाग लगाएंगे तो इसके पीछे सिर्फ सरकार जिम्मेदार है और कोई भी नहीं, ठीक है। बस क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार इसीलिए, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, लेकिन जिम्मेदार सरकार ही है। वैसे सब कुछ जिम्मेदार होता है, जनता भी होती है, लेकिन ज्यादा जो जिम्मेदारी है वो किसकी, सरकार की। उत्तरदायी किसको जवाब देना पड़ेगा, सरकार को जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। पर मैं उन्हें कम दोषी मानता हूं, मैं तो उन नीतियों को ही दोषी मानता हूं।
यहाँ पर अगर कोई बोले कि मैं उसको दोषी मानता हूँ तो इसका मतलब है कि वो नीति, क्योंकि पेट्रोल का दाम इतना महंगा क्यों है, इस चीज को मैं पसंद नहीं करता हूँ। अब कोई बोलेगा नहीं तुम पेट्रोल का दाम पसंद नहीं करते तो इसका मतलब है कि तुम मोदी के खिलाफ हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि पेट्रोल का दाम महंगा तो आपको बोलना ही पड़ेगा। तो पर मैं उन्हें कम दोषी मानता हूँ, मैं तो उन नीतियों को ही दोषी मानता हूँ जिनके आधार पर सत्ता वाले यह सब कुछ कर रहे हैं। अतः वास्तविक दोषी व्यक्ति नहीं, मात्र नीतियां है। वास्तविक दोषी जो है वो व्यक्ति नहीं होती है, वो कौन होता है, उसकी जो नीतियां होती है उनके द्वारा होता है। ठीक है, कहा तो यही जाता है कि हमारी नीतियां जनता के लिए है, पर वास्तविकता यह है कि उनकी कोई नीतियां ही नहीं, अगर कुछ है भी तो स्वार्थ हित ही है। समझ गए, कहा यह जाता है कि हम जो भी काम करते हैं वो जनता के लिए ही, जनता के हित में ही करते हैं। पर सच ये है कि वो काम पहले तो कोई नीति ही नहीं होता, अगर कोई नीति भी होता है तो वो भी सिर्फ खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए। ठीक है, तो ये हो गया जयप्रकाश नारायण का जो दूसरी पंक्ति थी उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। भ्रष्टाचार की जो जड़ है वो क्या है? क्या आप जयप्रकाश नारायण जी से सहमत हैं? इनके गुणगान हेतु क्या सुझाव देंगे? यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, हम लोगों से पूछा जा रहा है कि सबसे पहले भ्रष्टाचार की जो जड़ है वो क्या है, और जो जयप्रकाश नारायण जी भाषण में कहते हैं तो क्या उस बात से आप सहमत हैं? ठीक है, और इसके गुणगान हेतु क्या आप सुझाव देंगे? तो देखिए, इसका मूल था सरकारी नीतियां ही उत्तरदायी है, यानी कि इसका मूल, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी कहते थे कि जितना भी चीज घटना हो रही है इसका जो उत्तरदायी है, जो जवाबदेही है वो कौन है? सरकारी नीतियां। कौन है? सरकारी नीतियां। इसके कारण ही भूख है, इसके कारण ही भूख है, महंगाई है, रिश्वतखोरी है और भ्रष्टाचार पनपता जा रहा है। किसके कारण? यानी कि सरकार की जो नीति है, गलत फैसले हैं, उसी के कारण यहाँ पर भूख हो गया, महंगाई हो गया, रिश्वतखोरी हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, ये सभी चीज बढ़ता जा रहा है। बिना रिश्वत के कोई काम चलता ही नहीं है। सरकारी दफ्तर, बैंक अर्थात प्रत्येक स्थल पर यह पसरा हुआ है और विकराल रूप से पसरा हुआ है। यानी कि जो भी बैंक दफ्तर है, सरकारी जो भी चीजें हैं, ये सभी चीज पसरा हुआ है और विकराल रूप से पसरा हुआ है। हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है। शिक्षण संस्थाएं तब तक भ्रष्ट हो गई है, फिर बचा ही क्या है? हर प्रकार से जनता जो है दब रही है। जो भी शिक्षण संस्थाएं, इंस्टीट्यूट है, वो क्या है? भ्रष्ट हो गई है। वहां पे दलाली चलता है, एकदम घूस से पास होता है। कोई भी टैलेंट है, आप जेएनयू को ही ले लीजिए, वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट भी बात उठता है कि नहीं पैसा देकर के एडमिशन लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सभी भ्रष्ट का निशानी है। युवा वर्ग हमारा अंधकार में भटक रहा है। वो ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां भ्रष्टाचार ना पसरा हो। फिर उसकी जड़ें कहाँ खोजी जाए? कहाँ तक नहीं है उसकी जड़ें? गांव में, सड़क पर, रेल मीटर में, खेत खलियान, अस्पताल में और पुलिस विभाग में तो उसकी जड़ों का जाल बिछा हुआ है। यानी कि हर जगह भ्रष्टाचार है, चाहे आप रोड में लें, रेल में लें, खलियान में, अस्पताल में, पुलिस में, हर जगह रिश्वत, हर जगह मतलब कि भ्रष्टाचार पूरी तरीके से भरा हुआ है। तो क्या आप इस बात से एग्री करते हैं जयप्रकाश नारायण जी जो कहते हैं, और इसके गुणगान में आप क्या सुझाव देंगे? ये कैसे सुधार हो सकता है? तो इसका बिल्कुल एक ही सोल्यूशन है कि वो हम लोग ही कर सकते हैं। हम ही लोग के अंदर में है, हम लोगों को समझना पड़ेगा। चीजों को अच्छे से समझने के बाद अच्छे से सभी को, जनता को समझाना भी पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन आपको जाएगा 9, जो कि लास्ट प्रश्न है। और ये प्रश्न करने के बाद इस चैप्टर से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं इस बात का गारंटी देता हूं। सभी प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट था, तो फिर से हो सके तो नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में किस प्रकार संबंध है? एक दलविहीन लोकतंत्र और एक साम्यवाद, इन दोनों में किस प्रकार संबंध है, इसको हम लोग समझते हैं। दलविहीन लोकतंत्र की कल्पना सर्वोदय का सिद्धांत है। उसकी मान्यता है ग्राम सभाओं के आधार पर दलविहीन प्रतिनिधित्व स्थापित हो सकता है। मार्क्सवाद भी दलविहीन लोकतंत्र का हिमायती है। यह लोकतंत्रवाद का एक मूल उद्देश्य भी है। वो यह मानते हैं कि समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाता है, उसी मात्रा में राज्य स्टेट का अस्तित्व जो है धूमिल होता जाता है और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी स्थापित हो जाती है। वह समाज निश्चित रूप से लोकतांत्रिक होगा, साथ ही दलहीन भी होगा। यानी कि दलहीन मतलब दल के बिना भी होगा। ठीक है, तो दलविहीन और साम्यवाद में किस प्रकार संबंध है आप लोगों ने यहाँ पर समझा। ये वैसे ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन हम लोगों ने किया। संपूर्ण क्रांति जो कि भाषण है, जो कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है, तो इसमें जितना भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना था हम लोगों ने सभी को सॉल्व किया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और पहली बार अगर आप लोग जुड़े हैं तो इस वीडियो को कम से कम 10 से 12 दोस्तों को जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इसका लुत्फ उठा पाए। ठीक है, और कोई भी अगर पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हैं तो जैसे कि मैं आपको बताया, आपको सिंपली इस नंबर पे कांटेक्ट करना है। आपको सभी सब्जेक्ट का जो है पीडीएफ बिल्कुल मिल जाएगा, बहुत ही कम प्राइस में। पूरा चैप्टर का पीडीएफ, एग्जाम तक सभी चीज मिलेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी। एक बार कांटेक्ट आप लोग जरूर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऐसी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।